ओके जी, तो अब देखें आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का इफेक्ट आपने समझ लिया कि व्हेन वी हैव कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेंडिंग टुवर्ड्स -1 वी हैव द पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस्ड, ठीक है जी, फ्रॉम 22.2% to almost 5.5%, which is a significant change in overall risk of the portfolio just because of the change in the coefficient correlation. ओके जी, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं। अब दूसरा चीज देखें, हमारे पास दूसरी चीज होगी इम्पैक्ट ऑफ वेट। एक तो कोरिलेशन है, यहाँ पे आप फार्मूले में देखें तो हमारे पास फार्मूले में क्या है, हमारे पास एक तो कोरिलेशन है, दूसरा वेटेज वेट्स है। वेट्स हमने 0.5 ले लिए हैं। हम अब देखते हैं कि अगर हम वेट्स को चेंज करें तो वेट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक हम एडिशनल एनालिसिस कर रहे हैं पोर्टफोलियो की। How what happens when the weights are the size of the portfolio weights assigned to each security has an effect on portfolio risk. इसका भी इसके ऊपर होगा होल्डिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट। अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कांस्टेंट रखें, सिर्फ वेटेज चेंज कर दें, तो उसका भी हमारे इसके ऊपर जो है वो रिस्क के ऊपर असरअंदाज होगी। वो ये चीज भी होगी, कैसे होगी भला देखें। लेट अस सी, इस एग्जांपल को आप देख लें। यूजिंग द सेम डेटा, it consider the portfolio risk of these two securities. Recall that the correlation coefficient between southeast utilities and precision instruments is 0.29. ये हमने correlation coefficient लिया था। For illustration purpose, we will examine 5 different set of weights, each of which must sum to 0. हम मुख्तलिफ जो है वो आपके ये सम ले रहे हैं। अच्छा, साउथ ईस्ट आपका, अगर ये वेट्स हैं हमारे, अब हमारे पहले हमारी इस वक्त की जो हमने कैलकुलेशन की थी वो 0.5 के बेसिस पे थी। ये हमने 0.5 पे थी, और हमने देखा कि हमारी रिस्क कितनी थी, हमारी रिस्क बराबर थी 18.1%। हम ये अज्यूम ले रहे हैं कि 0.1 हो, अगर ये 0.1 होगा तो ये 0.9 हो जाएगा, क्योंकि इसका सम जो है वो इसका बराबर होना चाहिए 0 के, सॉरी 1 के। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज आप समझ लें, 0.7 ये होगा तो 0.3 ये हो जाएगा, 0.9 ये होगा तो पॉइंट, तो यहाँ पे ये फिर अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड इसका इसके जो पोर्टफोलियो रिस्क भी हमने कैलकुलेट कर दिए। आप देखें, अगर वेटेज 1 है और ये 1 है तो ये 25.3% है। और आपका ये जैसे जैसे हम, अच्छा अब परसिशन, हमारा पास एक स्टॉक है परसिशन और दूसरा है साउथ ईस्ट। जैसे जैसे प्रिसीशन में, सॉरी, जैसे जैसे साउथ ईस्ट में कमी, इजाफा आता जा रहा है, जैसे जैसे हम साउथ ईस्ट में इजाफा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पोर्टफोलियो में भी, पोर्टफोलियो में कमी आती आ रही है, रिस्क में कमी आती आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा हम इस चीज को देखें कि ये क्यों हो रहा है। फर्ज करें, असल में लुक एट दिस थिंग, आप देखें साउथ ईस्ट आपके पास जो है ना, ये साउथ ईस्ट आपका 16.8% है, और प्रिसीशन जो है वो 27.5% है। ठीक है, यानी कि साउथ, इन दोनों स्टॉक्स में साउथ ईस्ट जो है वो कम रिस्की है। साउथ ईस्ट की जो रिस्क है वो है उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन 16.8%, और आपकी जो प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट है उसकी 27.5% है। अब जब हम इन दोनों का पोर्टफोलियो बनाते हैं और वेटेज वेटेज में हम अब क्या कर रहे हैं, साउथ ईस्ट की वेटेज को बढ़ाते जाएंगे तो पोर्टफोलियो रिस्क कम होती चली जाएगी। उसका रीजन ये है कि साउथ ईस्ट का प्रिसीशन, साउथ ईस्ट की रिस्क प्रिसीशन की रिस्क से कम है। अगर ये प्रिसीशन की रिस्क कम, अगर हम ऑन दी अदर हैंड दूसरा आप इम्पैक्ट ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे फर्ज करें हम प्रिसीशन की बढ़ा रहे हैं, तो आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क भी बढ़ रही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि प्रिसीशन की स्टैंड जो जो रिस्क है, इसकी रिस्क और इसकी रिस्क, ये वाली रिस्क कम है, इसकी रिस्क इससे कम है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन इज लोअर देन दिस वन। इफ यू हैव अ हायर वेट ऑफ लोअर रिस्क स्टॉक, देन ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप यू हैव हायर वेटेज ऑफ हाई रिस्कियर स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, तो आपका ये जो है वो इसकी तरफ अगर ऐसे जाए तो ये आपका इंक्रीज हो जाए। ये आपका, ये इनका आपस में रिलेशनशिप है, और ये आपकी, तो समझ लें कि मैं आपको अगर कहूं कि जैसे जैसे वेटेज आपका ऐसी सिक्योरिटी का वेटेज और आपकी वेटेज का और आपके पोर्टफोलियो के रिस्क का आपस में समझ लें एक तरह से डायरेक्ट का रिलेशनशिप है। इस तरीके से कि जब हम कम रिस्की स्टॉक की वेटेज बढ़ाएंगे
तो पोर्टफोलियो भी आपका रिस्क भी कम होती चली जाएगी। और आप अगर ज्यादा स्टॉक की पोर्टफोलियो की रिस्क बढ़ाएंगे तो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क भी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी। यस सर। चलें, अब आपने वेट्स और इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वी हैव सीन के हाउ वेट्स के एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ओवरऑल अफेक्ट आवर आपकी जो है वो हाउ डू दे अफेक्ट द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क। अच्छा, अब हम ये आखिरी बस थोड़ा मुझे आपका टाइम दरकार होगा कि ये हम एन सिक्योरिटी केस पे जाते हैं। अब इसमें ये है बेसिकली व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज कि हम जो है वो अब देखें पोर्टफोलियो हमने ये 2 स्टॉक पोर्टफोलियो लिया है। तो जरूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो के अंदर 2 स्टॉक्स हो। आमतौर पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो 100 की तादाद में, 100 की तादाद में जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 200 300 400। तो अब देखें, अब इस सिनेरियो को हम एंड सिक्योरिटी केस में कैसे लेके जाए। एंड सिक्योरिटी यानी कि जब हम ज्यादा व्हेन वी हैव व्हेन दिस इज जनरल केस, इस केस में 2 सिक्योरिटीज भी एन कैन बी इक्वल टू 2, एन कैन बी इक्वल टू 3, n can be equal to 4, and n can be equal to 400, 500, whatever. So portfolio risk is defined by the weighted sum of individual security risk and covariances between the returns of individual securities. Mathematically आपने देखा कि हमने जो पोर्टफोलियो रिस्क को एक्सप्लेन किया है वो किसके बेसिस पे किया है? वो हमने किया है, ये आपका एक एलिमेंट था, ये आपका एलिमेंट था उनके 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 वेरिएंसेस का, और दूसरा एलिमेंट क्या था? उनके कोवेरिएंसेस का। तो पोर्टफोलियो रिस्क इज एक्चुअली द वेटेड ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये आपके इंडिविजुअल रिस्क हैं और ये आपके कोवेरिएंसेस हैं। तो ये दो बेसिकली हम ब्रॉट अप ये दो चीजों को कर रहे हैं। ओके जी, ये समझ लें, ये हमने अपने फार्मूले को दूसरे तरीके से लिखा है जिसमें हमने एक इसमें हमने वेटेज ऑफ जो ये लेट मी टेल यू आपको थोड़ा, अगर यू वांट टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, आप देखें। हाँ जी, आप इस फार्मूले को अगर आप देखें, ये वाला फार्मूला, तो इस फार्मूले के अंदर देखें हम हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है ना। हमारे पास 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये वाला वेटेड जो है वो वेरिएंसेस का है, और ये वाला कौन सा है? ये सम दिस इज सम ऑफ वेटेड आपका जो है वो कोवेरिएंसेस। तो ये वेरिएंसेस हो गए और ये कोवेरिएंसेस हो गए। तो इसका मतलब है आपके रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज एक्चुअली सम ऑफ वेटेड वेरिएंसेस एंड वेटेड कोवेरिएंसेस। समझ में बात आ गई? अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट कि हमारे पास फर्दर क्या है एंड सिक्योरिटी केस में। एंड सिक्योरिटी केस में देखें हमने इस चीज को ब्रेकअप करके लिखा है, ये सम ऑफ वेटेड वेरिएंसेस एंड सम ऑफ वेटेड कोवेरिएंसेस। ओके जी, लेट्स गो अहेड। अब इस फॉर्मूले को हम मुख्तलिफ तरीकों से ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, ये मैंने लिखा है, ये एग्जैक्टली वही चीज है, दिस इज वेटेड वेरिएंसेस एंड वेटेड कोवेरिएंसेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस टर्म्स। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंस कोवेरिएंस टर्म। ये वेरिएंस, ये कोवेरिएंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सप्रेस इन कोवेरिएंस टर्म्स। इसमें सिर्फ मैंने कोवेरिएंस को ही ध्यान में रखा है। मतलब इसमें इसमें आप देखें यहाँ पे जब इनका जो वेरिएंस होता है ना, अब जब हम इसको हम मैट्रिक्स में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये वाली चीज भी एक्चुअली कोवेरिएंस के दायरे में ही आती है, ठीक है। ये क्या है? ये कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी है, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी है। और वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस इज एक्चुअली कोवेरिएंस ऑफ उस सिक्योरिटी का उसी के साथ अगर हम कोवेरिएंस निकाले तो वो वेरिएंस के बराबर हो जाता है। ये हम नेक्स्ट अपने स्लाइड में करते हैं, ये आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर इसी चीज को हमने दूसरे टर्म्स में लिखने की कोशिश की है, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हमने ये वाली चीज और ये वाली चीज, आपको पता है कि ये दोनों हमने कोरिलेशन को, तो दिस कोरिलेशन आपकी जो ये जो आपकी एन एन टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें एन सिक्योरिटी केस में, तो आपका जो पोर्टफोलियो रिस्क है इट कैन बी रिटन डाउन इन ऑल 3 केसेस। ये कोवेरिएंस वेरिएंस कोवेरिएंस टर्म्स में लिखा हुआ है, ये सिर्फ कोवेरिएंस टर्म्स में लिखा हुआ है, और ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट टर्म्स में लिखा हुआ है कि जब आपको वेरिएंस कोवेरिएंस को एक्सप्रेस किया गया है कोवेरिएंस के आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट के टर्म में। 3 वेरिएबल्स डिटरमिन पोर्टफोलियो रिस्क। कौन कौन से हैं? वेरिएंसेस, कोवेरिएंसेस एंड वेट्स, ठीक है जी। दिस इज समथिंग दैट यू अब इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछें। इसका ज्यादा अगर कोई कंफ्यूजन आपको आ रहा है, डोंट वरी, हम एक एग्जांपल करेंगे उसमें सारी चीज क्लियर हो जाए, ठीक है जी।
कोई सवाल है तो पूछें। कब से नहीं चल रही थी? सर ये बंद हो जाती है, पता नहीं चले, क्यों। ओके ओके ओके, चलें, लेट्स स्टार्ट नाउ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी एवरी टाइम व्हेन यू कोई भी एक बंदा फोकस करके आप प्लीज इसको देखें। अगर रिकॉर्डिंग नहीं चल रही तो काइंडली डू रिमाइंड मी, ऑल ऑफ यू प्लीज। ठीक है जी। अच्छा, अब ये भी देखें, ये मैंने वो जस्ट आई जस्ट रिपीटेड हियर द मदर फार्मूला। ये क्या है? ये कोवेरिएंस के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब देखें ये इस फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मूले को मैं इफ आई वांट टू इस फॉर्मूले को अगर मैं इसका एक टेबल बनाऊं या मैट्रिक्स बनाऊं तो ये कैसे होगा? ये टू सिक्योरिटी, मेरे पास दो सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास दो सिक्योरिटीज हैं, मैं उनकी रिस्क मालूम कर रहा हूं, ठीक है। तो ए और बी और ए बी, पहला मेरा क्या होगा? पहला मेरा होगा कोवेरियंस ऑफ ए विथ ए। ये जो कोवेरियंस ऑफ ए विथ ए होता है ना, ये हो जाता है बराबर वेरियंस के। ये किसके बराबर हो जाता है? वेरियंस ऑफ ए। जब कोवेरियंस ऑफ ए और ए मालूम करेंगे ना, आप देखिए मैंने आपको जो पिछला एग्जांपल दिया था, मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था, उसमें क्या था? उसमें ये था कि आपका ये लेट मी जस्ट गो टू द कोवेरियंस कैलकुलेशन ताकि फर्दर आपको ये चीज समझ में आ जाए। अच्छा, ये मैंने, हाँ यहाँ पे देखें मेरे पास दो स्टॉक्स हैं, कोका कोला और होम डिपार्ट। फर्ज करें मेरे पास हम दोनों सिक्योरिटी सेम है, कोका कोला इधर है, कोका कोला इधर है, यानी कि ये क्या होगा? ये कोवेरियंस ही होगा, कोवेरियंस ऑफ कोका कोला विथ कोका कोला। तो क्या होगा? डेविएशंस मल्टीप्लाइड बाय डेविएशंस। तो हमें देखें डेविएशन स्क्वायर क्या हो जाता है? वेरियंस हो जाता है ना। तो कोका कोला के साथ अगर कोवेरियंस मालूम करेंगे तो वो कोका कोला का वेरियंस हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? प्लीज देखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे मालूम करते हैं? डेविएशन को स्क्वायर करते हैं ना, डेविएशन को स्क्वायर करते हैं, ये डेविएशन स्क्वायर है। तो फॉर्मूले को अगर आप देखें कोवेरियंस के, तो कोका कोला को अगर यहाँ पे भी कोका कोला है और इधर भी कोका कोला होता, तो अगर हम ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता? ये आपकी डेविएशन ये वाले, ये -3 और ये भी -3, तो ये स्क्वायर हो जाता तो क्या हो जाता? ये यहाँ पे इसका वेरियंस। तो मैथमेटिकली हम क्या बेसिकली यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि अगर आपके पास यू हैव गॉट ए सिक्योरिटी एंड बी सिक्योरिटी, तो टू सिक्योरिटी के केस में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको कोवेरियंस मालूम करना है, ए का ए के साथ कोवेरियंस जो होगा वो वेरियंस ऑफ ए के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बी का बी के साथ जो कोवेरियंस होगा वो वेरियंस ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है जी, वेरियंस ऑफ बी। अब देखें ये दोनों टर्म आपके क्या बन रहे हैं? ये वाला टर्म अगर आप देखें और ये वाला टर्म, तो ये आपस में क्या है? ये वेरिएंसेस हो गए। ये क्या हो गए? वेरिएंसेस। तो आपने फार्मूले में देखा है, आपने देखा है कि ये जो इस फार्मूले में क्या है? इस फार्मूले में दो टर्म्स हैं, एक वेरिएंस है और एक कोवेरियंस है। तो ये वाला केस, ये और ये क्या है? कोवेरियंस ऑफ ए एंड कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी, ये आपस में क्या? ये दोनों बेसिकली ये आपके वेरिएंसेस हो गए। तो ये वेरिएंस वाला टर्म यहाँ पे हम करके आ रहे हैं। ठीक है जी। देखें ये वन का वन के साथ यानी कि ए का ए के साथ, और ये टू का टू के साथ यानी कि बी का बी के साथ। अच्छा, अब ये वाला है कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी और कोवेरियंस ऑफ बी एंड ए। ये वाला, ये जो टर्म्स हैं ये फिर इधर आते हैं, ये कोवेरियंस के अंदर आ जाते हैं। और ये जो चीज होगी ये बराबर होगी, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। ये जो बराबर होंगी तो ये दो टर्म्स बन जाएंगे। टोटल हमारे पास चार, इस अगर ये मैट्रिक्स है, थिंक अबाउट इट एज अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपने मैथमेटिकली अगर ये मैट्रिक्स है तो देखें ये आपकी रोज हैं, ये आपकी रोज हैं, ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसको हम ईच सेल को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। तो हमारे पास टू सिक्योरिटी केस में 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें दो एलिमेंट्स आपके जो है वो वेरिएंसेस के हैं, और ये जो दो हैं वो आपस में कोवेरिएंसेस के हैं। कुल मिला के ये 4 हैं। लेकिन क्योंकि कोवेरियंस ऑफ ए और बी बराबर है बी और ए के, तो हमने सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 टर्म करके लिख दिया। तो ये फार्मूला 2 केस में समझ में आ गया? यस प्लीज। यस सर।
आर यू क्लियर अबाउट दैट? नो सर। यस सर। जो नहीं है वो सवाल पूछे, जो क्लियर वो रहने दें, जो नहीं है वो सवाल पूछ सकता है। सर रिपीट कर दें स्लाइड को। तो इफ यू कैन थिंक दिस थिंग कि आप ये मैथमेटिकली अगर ये समझ लें कि कोवेरियंस ऑफ ए और ए बेसिकली बराबर होता है वेरियंस ऑफ ए के। इफ यू वांट टू प्रूव इट मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली, आप सिंपली, मैंने जो आपको कोका कोला के रिटर्न्स दिए हैं उसको होम डिपार्ट को निकाल के कोका कोला के जो है वो डेविएशंस को कोका कोला के साथ ही मल्टीप्लाई करें और देखें, और फिर उसका स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालें। आप देखेंगे कि उसका कोवेरियंस और वेरिएंस उसका सेम होगा। तो एक्चुअली व्हेन वी कैलकुलेट कोवेरियंस ऑफ ए एंड ए, इट इज इन फैक्ट वेरिएंस ऑफ ए। ठीक है। और दूसरी बात हम ये, अच्छा यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तो व्हेन वी कैलकुलेट कोवेरियंस ऑफ बी एंड बी, ठीक है, तो इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली वेरिएंस ऑफ बी। ये बेसिकली बी का वेरिएंस है। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये वेरिएंसेस हैं, ये आपके वेरिएंस हो गए। ठीक है जी। और ये वाले जो दो टर्म्स हैं ये कोवेरिएंसेस हैं, और ये आपका कोवेरिएंस हो गया। ठीक है। तो ये जनरल मैंने लिखा है, ये ब्रेकअप करके लिखा है, इसमें वेरिएंस कोवेरिएंस को अलग करके लिखा है, और इसको यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे सिर्फ कोवेरिएंस टर्म्स में लिखा है। लेकिन जब ने हम कोवेरिएंस कैलकुलेट किए तो हमें पता चला कि यार इसमें ये जो दो टर्म्स है वो तो बेसिकली वेरिएंसेस के हैं। वेरिएंसेस को निकाल के अलग कर दिया, कोवेरिएंस को निकाल के अलग कर दिया। ये दो क्यों आया है? ये दो इसलिए आया है कि यहाँ पे ये दो टर्म्स जो है, कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ बी एंड ए। ये आपस में आप स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है। यू ऑलरेडी नो, यू हैव डन दीस थिंग्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका हमने टू सिक्योरिटी केस में एक्सप्लेन किया कि हाउ दिस फॉर्मूला वाज एक्चुअली डेवलप्ड। अब हम इसको बढ़ाते हैं तीन सिक्योरिटी केस में, थ्री सिक्योरिटी केस में जाएंगे। मिस आर यू क्लियर? यस सर। ओके, अब हम इसको थ्री सिक्योरिटी केस में लेके जा रहे हैं। देखिए थ्री सिक्योरिटी केस में क्या हमारा, यहां तक तो बात सेम है, ये वाली बात आप देखें सेम है। हमने सिर्फ एडिशन क्या किया है, सी को कोरिलेशन, सी का जो है वो हमने जो है वो ऐड कर दिया। क्या कर दिया? सी स्टॉक हमने ऐड किया है। इसकी एडिशन के बाद फर्क क्या पड़ेगा? एक ये है कि एक तो सी के साथ कोवेरियंस है जो कि सी का वेरिएंस हो जाएगा। समझ में बात आ गई? एक तो इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ सी। तो अब ये समझ लें आप कि अगर हमारे पास दो सिक्योरिटीज पहले शामिल थी और हमने उठा के जब सी सिक्योरिटी एडिशनल डाली, तो फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्क पे क्या फर्क पड़ेगा? ये आपको इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास दो सिक्योरिटीज पहले थी, सी को जब आपने ऐड किया तो अब देखें ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा है। एक तो सी का वेरिएंस इसको अफेक्ट करेगा, सी का वेरिएंस जितना भी होगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा पोर्टफोलियो का। लेकिन सिर्फ यहां तक सी का वेरिएंस नहीं होगा, लेकिन क्या है, लेकिन सी का ए के साथ क्या कोवेरिएंस है, ये, और बिल्कुल इसी तरीके से सी का ए का सी के साथ और सी का ए के साथ, ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम होंगी। फिर सी आपका बी के साथ कैसे कोवेरिएंस है इसका? तो ये देखें, ये एक इंपैक्ट इसके वेरिएंस का पड़ा है, लेकिन चार वैल्यूज बढ़ गई हैं किसकी? चार वैल्यूज बढ़ गई हैं इसके कोवेरिएंस की, ए के साथ और बी के साथ। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, देखें कि सी की जब एंट्री होती है तो इसकी जो एंट्री है वो कोवेरिएंस ए और सी के साथ इसका ज्यादा इंपैक्ट आता है। इसके दो तरीकों से अफेक्ट करती है पोर्टफोलियो रिस्क को, एक तो अपने वेरिएंस के साथ और एक अपने कोवेरिएंसेस के साथ। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इसका जो इफेक्ट कोवेरिएंस के साथ है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चार टर्म है ये, 1 2 3 4, और कोवेरिएंस का सिर्फ एक टर्म है। जब हम ऐड करेंगे तो ये चार टर्म ऐड हो जाएंगे और ये सिर्फ एक टर्म। अगर हम डी बढ़ाएं, अगर हम चौथा पोर्टफोलियो लेके फर्क करें, डी सिक्योरिटी लेके आए, तो डी के तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लिहाजा हम ये इस पूरी डिस्कशन से ये चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम सिक्योरिटीज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेरिएंसेस का इंपैक्ट कम होता जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की वेरिएंसेस का इंपैक्ट कम होता चला जाएगा और एक्चुअली इनकी कोवेरिएंसेस का इंपैक्ट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम एक जनरलाइज किस्म की बात करते हैं कि जब हम पोर्टफोलियो रिस्क की बात करते हैं उस वक्त हमारा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कोवेरिएंसेस है। मैंने आपको बताया ना, इस फार्मूले के तहत आपने देखा ये फार्मूला क्या बता रहा है आपको? ये फार्मूला बता रहा है कि पोर्टफोलियो जो रिस्क है
ओवरऑल जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस पे मुबनी है। तो जैसे जैसे हम सिक्योरिटीज बढ़ा रहे हैं तो ये वेरिएंसेस वाला जो फैक्टर है ये का इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कोवेरिएंसेस का फैक्टर जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो कोवेरिएंसेस के बेसिस पे बिहेव करेगी, ना कि आपके जो है वो समझ लें इतना ज्यादा इम्पैक्ट वेरिएंसेस का भी होगा, लेकिन जो डोमिनेंट इम्पैक्ट आएगा वो कोवेरिएंसेस का होगा। इज इट क्लियर? यस सर। एवरीबॉडी क्लियर? चलें जी, अब हम थोड़ा अब इसको और यस देख सर। लें। वेरी गुड। अब मैं एक कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, इस कैलकुलेशन को देखें। ये आपको एक एग्जांपल है, ये आपको ज्यादा इजी होके समझ जाएगी बात। ये जितनी भी हमने डिस्कशन की है इट कैन बी, ये थोड़ा हमने अलजेब्रिक टर्म्स में की है। कुछ स्टूडेंट्स अलजेब्रिक टर्म्स में चीजों को इतना अच्छे तरीके से नहीं समझते, न्यूमेरिकल टर्म्स में ज्यादा आसान होता है समझने का। देखें, आप अब फर्ज करें मैंने आपके लिए मैंने ये एक एग्जांपल दिया है कि मैंने पहले हमने 2 स्टॉक पोर्टफोलियो लिया था, अब हम 3 स्टॉक पोर्टफोलियो ले रहे हैं। अच्छा, मैं एक मरतबा आप सबको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस नहीं डाली तो काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें चैट बॉक्स में प्लीज। इफ यू हैव नॉट डन देन डू इट। अगर की है तो बार बार ना करें, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा आप जो है वो काम बढ़ा दें। ओके जी, यस। अब देखें, ये थोड़ा एग्जांपल देख लें फ्रॉम in a 2 security case to 3 security case. Given the following variance covariance matrix for the 3 securities A, B and C, as well as percentage of their portfolio for each security, calculate the portfolio risk. ये मैंने आपके पास 3 सिक्योरिटीज हैं A, B और C। ये वेटेज है 50%, 30% और 20%, ये इनका वेटेज है। ठीक है जी, ये वेटेज हो गया इनका। और ये इनका आपस में ये क्या है, ये आपका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, ये वाला, ये वाला। ये समझ लें, इस केस को ऐसे समझ लें। तो ये ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, समझे हम कैलकुलेट करके जब रखा, ये चीजें सब सारी हमने कोवेरिएंसेस कैलकुलेट की है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। तो इसमें आप देखें कि ये जो इसमें बेसिकली हमारे पास ये जो फैक्टर है ये वाला और ये जो डायगोनल है ना इसका मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स है, ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल है। डायगोनल में हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? डायगोनल में हमारे पास वेरिएंसेस हैं। डायगोनल में क्या है? वेरिएंसेस। और ये इस डायगोनल के अपर साइड और उसके बिलो लोअर, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है, समझ लें दिस इज अ ट्रायंगल बिलो, दिस इज अ ट्रायंगल बिलो, और ये ट्रायंगल आपका अबव द डायगोनल है। ये ट्रायंगल आपका अबव है, ये बिलो है। ये दोनों आपके कोवेरिएंसेस हैं, ये आपके कोवेरिएंसेस हैं। और आप इसमें एक चीज देखेंगे कि ये बराबर हैं। ए का ए का बी, ये बी का ए के साथ -211 और ए का बी के साथ -211, ये ए का सी के साथ 112, ये सी का ए के साथ 112। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, ये वाली वैल्यू बराबर है, और ये वाली आप जो है वो ये माइनस ये। तो ये सारी देखें, इसमें एक लॉजिकल एक चीज समझ में आ रही है जो कि आप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इसमें ये वाले वेरिएंसेस हैं और ये कोवेरिएंसेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको बेस्ड ऑन दिस वी आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, वी आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट दी कोवेरिएंट सॉरी पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क आपको पता है किसके बराबर है? ये रिस्क का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये समेशन समेशन और ये x1 और xj, हमने ये फार्मूला W1 और WI और WJ है, समझ। ये जो हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा था ना, ये वाला, ये WI और WJ और ये कोवेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, लेकिन W की जगह हमने x1 xi और xj लिखा है। आप इसको W समझ लें, ये WI है और WJ है, बाकी ये कोवेरिएंस है। तो इसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। हमने क्या किया, पहले सेल में क्या किया, सिक्योरिटी ये आपका वेट 1 और वेट 1, ये ए और ए का ए के साथ, ये आपका ए का वेट 1 कितना है 0.5, फिर ये x1 ये WI होगा, ये WJ होगा, तो ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, इनका आपस में कोवेरिएंस या वेरिएंस कितना है, वो आपका हो जाएगा जी 459। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। व्हाट इज दिस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास जवाब आ गया 1114। इसी तरीके से हमने ये दूसरा ये वेरिएंस भी कैलकुलेट कर दिया। बी का आप देखें, बी का हमारे पास वेटेज 30% है, तो यहाँ पे 0.3 वेटेज ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेटेज ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स वेरिएंस। ये यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होंगी वो वेरिएंस है, 312 वेरिएंस है, 179 वेरिएंस है और 459 वेरिएंस है। तो ये समझ ले वेरिएंस का टर्म ये आपका आ गया 28.08। और ये इसी तरीके से इस तरीके से अब ये, लेकिन यहाँ पे देखें ये थोड़ा डिफरेंट है, ये ए का बी के साथ है, ठीक है जी। ये आपका, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये समझ लें सी है। तो ये ए का बी के साथ, ए का वेटेज कितना है, वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3 और इनका आपस में कोवेरियंस, ये कोवेरियंस कितना है -211। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31.65 आ जाएगा। अब देखें आपने क्या किया, आपने 1 2 ये सारे 9 के 9 एलिमेंट्स जो है वो कैलकुलेट किए। ये सारे हमने यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके फिर इनको सम करना है, समेशन है इनकी, इनको सम करें तो आपको मिल जाएगा जी वेरिएंस कितना है 134.89 इसका इसका आप जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 11.61, यानी कि पोर्टफोलियो की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 11 पॉइंट, ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इसके ऊपर पावर है 1.1/2, यानी कि ये इसका स्क्वायर रूट है, तो 11.61 ये इन सब का सम है, ये वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस का जो सम है इसको हम कह रहे हैं क्या, पोर्टफोलियो रिस्क। 3 स्टॉक केस में इसको अगर और आप जो है वो फर्ज करें, लेट मी इसको मैंने एक दूसरे तरीके से भी लिखा है, ये आप अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये मैंने इसको देखें, ये आपका सिक्योरिटी ए बी सी, ये वेटेज है, स्कीम है, दिस इज वेटेज स्कीम एंड जो कि गिवन है आपको एग्जांपल में। ये इनके वेरिएंस कोवेरिएंस की डिटेल्स हैं। ए का ए के साथ जो कोवेरिएंस है वो 449 है, यानी कि ये इसका वेरिएंस है। बी का बी के साथ जो वेरिएंस है वो कोवेरिएंस है वो 312 है, यानी कि ये बेसिकली इसका वेरिएंस है। और सी का सी के साथ कोवेरिएंस है वो 179 है, जो कि हम कहते हैं बेसिकली इसका वेरिएंस है। फिर ए का बी के साथ -211 है, ठीक है, तो इसका मतलब बी का ए के साथ भी 211 ही होगा। इसी तरीके से ए का सी के साथ 112 है, तो सी का ए के साथ भी 112 होगा। इसी तरीके से बी का सी के साथ कितना है, बी का सी के साथ है सॉरी, ये बी का सी के साथ 215 है ये वाला, और ये सी का बी के साथ कितना है 215। ये सारे आइडेंटिकल वैल्यूज है जो कि आपस में रिपीट हो रही हैं। इनको जब हमने पोर्टफोलियो के फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि ये 114.75 था, तो इसकी वैल्यू 114.75, ये वाला ये जो सेल है इसकी 114.75। दूसरा ये ए का ए के साथ है, ये ए का बी के साथ है, ये ए का सी के साथ, ये तीनों के तीनों ये 9 के 9 जो सेल्स हैं हमने कैलकुलेट किए इस फार्मूले के तहत। नतीजा क्या निकला, हमें पोर्टफोलियो वेरिएंस मिल गई, वो कितनी थी 134। इन सब का सम जो है वो 134.9 होगा। इन सब की स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें 11.69, तो ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा, इस मैट्रिक्स को थोड़ा और समझें। मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी में जो ये कहलाता है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। क्यों वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसका डायगोनल जो है वो वेरिएंसेस पे मुहित है और इसके इसकी जो अपर और लोअर जो है वो डायगोनल के ऊपर और ये जो है वो आपके कोवेरिएंसेस हैं। तो इट इज एन स्क्वायर। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होता है कि वो आपके जो जितने उसके जो वो आपको यू नो अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स एन स्क्वायर, तो उसके जितने एलिमेंट होते हैं वो आयन स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो अगर दो आपके जो होंगे स्ट्रोक्स होंगे तो उसके जो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 3 है तो 3 के 9 हो जाएंगे। तो दिस इज एन स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग एन स्क्वायर एलिमेंट्स फॉर एन सिक्योरिटी। वेरिएंस अपीयर्स ऑन द डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपके डायगोनल जो मैट्रिक्स है ये वेरिएंसेस हैं। द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स सिमेट्रिक का मतलब है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जो इसके डायगोनल के ऊपर की वैल्यू और डायगोनल के नीचे की वैल्यू आपस में सेम हो, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ओके जी, ये कुछ इसकी फीचर्स हैं आपके वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स की। आई होप कि दिस इज क्लियर। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।